हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट सी, बिल्कुल बेसिक से। ओके, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और अगर आप एक बिगनर है तो बने रहिए इस वीडियो में। ओके, सो चलिए क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओके, सो सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब ये 1960 और 70s के दौरान आई थी और इसको बनाया था डेनिस रिची ने। ओके, जो अब नहीं रहे। ओके, सो बैड लक, कोई नहीं। सो इन्होंने सी लैंग्वेज लिखी और एक्चुअली जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया में वो मोस्टली सी प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं क्योंकि सी मशीन लैंग्वेज से काफ़ी क्लोज है। तो वो काफ़ी हद तक मशीन के बिहेवियर को समझता है। ओके, सो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ। ऑलराइट, और इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएगी कंप्लीट। ओके, जो अभी मैं बात करूँगा सो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए अब आईडी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो दो तरीके हैं आप रन कर सकते हैं। पहला, आप आईडी के थ्रू रन कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या फिर आप ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट प्रैक्टिस होगा ऑनलाइन कंपाइलर, बट आप एज ए बिगनर इंस्टॉल कर लीजिए आईडी, ताकि आपको बेसिक समझ होगी कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आप गूगल पे जाइए, लिखिए डाउनलोड कोड ब्लॉक। तो कोड ब्लॉक एक बहुत ही पॉपुलर आईडी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पे आप ये बाइनरी वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे, आप कोई भी ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहला वाला या फिर आपको मैं फोर्थ वाला करके दिखाता हूँ। ये जो मिन जी सेटअप जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये यहाँ पे क्लिक करिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ओके, सो दोनों में से ये कोई भी लिंक से डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और अगर आपको ये डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आईडी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। सीधे आप लिखिए ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो आपका एनवायरनमेंट आप वहाँ पे बना सकते हो और कोड कर सकते हो। देखिए ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और आप सिंपली इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। आई होप आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता होगा। ओके, ये बहुत ही पॉपुलर आईडी है फॉर सी लैंग्वेज, कोड ब्लॉक्स। ऑलराइट, नाउ मैं यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में यूज़ करूँगा ऑनलाइन आईडी। ओके, आप यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है REPL.it। ओके, सो REPL.it जो है ये ऑनलाइन कंपाइलर है, बहुत सारे लैंग्वेज में आप ऑनलाइन कोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं ये ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करूँगा। तो चलिए पहला प्रोग्राम लिख लेते हैं और हम लोग एक एक लाइन को समझेंगे विथ डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो सी प्रोग्रामिंग शुरू होता है हेडर फाइल से, या फिर आप कमेंट से भी कह सकते हैं। मैं अभी बात करूँगा कमेंट के भी। तो यहाँ पे हमको पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है जिसका नाम है stdio.h। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। अभी हम लोग बात करते हैं, पहले एक बेसिक सा कोड हम लोग लिख लेते हैं ताकि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट मेन, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ। ओके, डोंट वरी, पूरा बेसिक से बात करूँगा अभी कि ये चीज़ें क्या है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं एक सिंपल सा मैसेज, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। जनरली हम लोग यही लिखते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑलराइट, सो ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। यहाँ पे आपको सेमी कॉलन से एंड करना है और फिर यहाँ पे रिटर्न 0 कर देना है। ओके, सो ये 6 लाइन या 5 लाइन का कोड है जिसमें आपको एक मैसेज मिल जाएगी कंसोल पे। ओके, तो चलिए अब डिस्क्रिप्शन समझते हैं। ये जो हेडर फाइल है इसको टेक्निकली भाषा में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको ये वर्ड आनी चाहिए। ओके, और कमेंट ऐसा आप डाल सकते हैं सी के अंदर, डबल फॉरवर्ड स्लैश और मल्टीपल के लिए यहाँ पे ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं सिंगल कमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और कमेंट इग्नोर होता है क्योंकि कंपाइलर उसको रीड नहीं करता। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं हेडर फाइल्स लिखता हूँ और इसको हेडर फाइल्स भी कहते हैं। ओके, और ये जो है इंट मेन आपका ये एंट्री पॉइंट है आपके प्रोग्राम का। मतलब जब आपका कोड रन होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को यहाँ से रन करेगी, यहाँ से एंटर करेगी। ओके, सो इंट मेन। ओके, यहाँ से आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे। ऑलराइट, और ये क्या है, प्रिंट एक बिल्ट इन मेथड है जो कोई भी मैसेज कंसोल पे प्रिंट करता है, और इसकी डेफिनेशन इस stdio.h हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में की गई है। मतलब इस हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। ओके, इतना आप समझिए एज अ बिगिनर।
अब वहाँ पे हेडर फाइल में क्या लिखी हुई है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो ये हो गई बिल्ट इन मेथड जो कि डिस्प्ले करता है किसी भी मैसेज को कंसोल पे। ओके, और फिर यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न करेगा एक मैसेज इंटीजर, इसलिए हम लोग फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट रखे हैं। आप वर्ड भी रख सकते हैं, डोंट वरी। ओके, जिसका मतलब है कि सब कुछ फाइन है, मतलब एवरीथिंग इज रनिंग, सब कुछ ठीक से रन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा दिया। ओके, और ये रिटर्न ज़ीरो आप लिख भी सकते हैं, दैट्स नॉट मैंडेटरी। ओके, सो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है सी का, जो आपको आनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। ओके, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। यस, यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ये जो कर्सर है ये नीचे नहीं आई। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्केप कैरेक्टर नहीं दिया। ये \n लगाने पे आपका एक लाइन ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसे स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। ओके, हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, सो इसे आप लगा दीजिए तो आपका देखिए ये एक लाइन नीचे हो गया। ओके, सो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे एक लाइन नीचे हो गया। ओके, और अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, रीडेबल है। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक सी में एक मैसेज कैसे प्रिंट करवाते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी लैंग्वेज का। ऑलराइट, ऑलराइट, अब देखते हैं डेटा टाइप्स इन सी। सी लैंग्वेज में कितनी तरह के डेटा टाइप्स है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो डेटा टाइप्स का मतलब सिंपली है कि किस तरीके का आप डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। ओके, सो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक है इंट, फ्लोट, डबल एंड कैर, ये बेसिक है। ओके, आप और भी एक्सटेंड करके बना सकते हैं। ओके, बट ये बेसिक डेटा टाइप ये है। ओके, आप अनसाइंड, लॉन्ग, साइंड भी कर सकते हैं। ओके, वो मॉडिफायर्स होते हैं ताकि इंटीजर में भी वेरिएशन होते हैं ना वैल्यूज़ के, इसलिए आप वो चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग बेसिक बात करेंगे क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि ये सभी डेटा टाइप्स मेमोरी में कितने स्पेस लेते हैं। तो हमारे पास एक कीवर्ड है साइज ऑफ, जो कि इस डेटा टाइप के एक्चुअली साइज को बताता है। तो आपके सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप साइज ऑफ जो ऑपरेटर है उसकी मदद से कैसे निकाल सकते हैं साइज। ऑलराइट, सो स्पेसिफायर है %d जो मैंने लिखा है। ओके, LD ये स्पेसिफायर है। ओके, और इसे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ओके, जस्ट सिंपल सा मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और हर बार मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर, फिर यहाँ पे लिख दूंगा साइज ऑफ फ्लोट, देन साइज ऑफ डबल एंड देन साइज ऑफ कैरेक्टर। ओके, डबल लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टर। ओके, और सब के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे और जब हम लोग इनपुट लेंगे तब। ओके, मुझे पहले बता देना चाहिए था कि इनपुट कैसे लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले इसको समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैर, ये मैंने कर दिया। और देखिए आपको ये आउटपुट मिल रहा है। साइज ऑफ इंटीजर 4 होता है, 4 बाइट लेता है, बाइट्स। फ्लोट भी 4 बाइट्स लेता है और डबल 8 बाइट लेता है और कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। मेमोरी में स्पेस, तो आप उतने रेंज तक के वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं मेमोरी में। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं और इनके क्या साइज़ हैं। ओके, सो ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे। ओके, सो अगर 64 बिट है तो आपका 4 होगा इंटीजर का। ऑलराइट, सो चलिए अब इनपुट ले लेते हैं। मैंने ये नहीं बताया, सॉरी, मुझे बता देना चाहिए था। कोई नहीं, अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कोई इंटीजर या कोई भी इनपुट आपको लेना हो यूज़र से, तो यहाँ पे मैं इंट नम कर देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्कैनफ का यूज़ देखेंगे एक्चुअली। तो प्रिंटफ में हम लोग तो देख लिया, स्कैनफ से आप क्या करते हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ जो है वो ऑब्जेक्ट है जो हेडर फाइल डॉट एच के अंदर डिफाइंड है, जैसे मैंने बताया। तो देखिए ये %d है ना, ये स्पेसिफायर है ताकि ये इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है। और ये n% हम नम लिखते हैं ऐसा, ताकि वेरिएबल वैल्यू जो है वो नम में स्टोर हो जाए और सिंपली हम लोग प्रिंट कर देंगे इस नम की वैल्यू को। तो मुझे जो भी इंटर करेगा यूज़र नंबर वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर उस वेरिएबल को हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे। ऑलराइट, तो बड़ा सा सिंपल सा है ये। ओके, इनपुट लेना, तो आप किसी भी तरह का इनपुट ले सकते हैं। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। इंटर द नंबर, मैं नंबर इंटर करता हूँ कुछ भी। देखिए
तो ये मुझे नंबर मिल रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप इंटीजर वैल्यू कैसे यूज़र से रन टाइम पे ले सकते हैं वैल्यू। ओके, तो ये कोड हुआ जिससे आप लिख सकते इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैनफ कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल के साथ डेटा टाइप को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जितने भी बेसिक वेरिएबल्स सॉरी डेटा टाइप जो हैं इंट, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर, तो इसको हम लोग कैसे मेमोरी में यूज़ करेंगे। जैसे इंट नम इक्वल्स टू 5 मैंने लिखा, तो ये क्या हुआ, नम नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा 4 बाइट्स का, क्योंकि इंटीजर का साइज होता है 4 और उसमें 5 जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप सभी के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम FD एक वेरिएबल ले रहा हूँ, आप मीनिंगफुल वेरिएबल लीजिए। ओके, और यहाँ पे कैरेक्टर में मैं सिंगल कोट में कोई भी कैरेक्टर लिख सकता हूँ। ओके, सो फ्लोट में क्या होगा, ये 2.5 जो है वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा F नाम के वेरिएबल में। ओके, तो उसी तरीके से ये डबल भी हो जाएगा और कैरेक्टर भी हो जाएगा। अब प्रिंट कर देते हैं सभी वैल्यूज़ को। तो ये सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन है कि डेटा टाइप्स को कैसे यूज़ करें वेरिएबल के साथ। ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ डेटा टाइप। ओके, सो ऑफ कोर्स बिना डेटा टाइप्स के आप वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके का डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे पास डेटा टाइप्स भी है। जैसे अगर इंट कर रहे हैं तो इंटीजर है, फ्लोट कर रहे हैं तो फ्लोट डेटा टाइप्स है। एक्चुअली सारे कीवर्ड्स है, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये सभी कीवर्ड्स है जिसका स्पेसिफिक मतलब डिफाइंड है सी लैंग्वेज में पहले से ही। ओके, सो ये इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये तो जो है वो कीवर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सिंपली जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया है। ओके, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनपुट ले सकते हैं और कैसे इस चीज़ को यूज़ करेंगे। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए। ओके, तो ये आपको आनी चाहिए। ओके, तो मैं रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सभी वैल्यूज़ आपको मिल रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ओके, तो इंटीजर 5 है, फ्लोट 2.500 इसलिए ले लिया क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट है, तो पॉइंट के बाद वो 0 ऐड कर देती है। ओके, तो बेसिक समझ में आया होगा कि आपको डेटा टाइप के साथ वेरिएबल्स को कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं सी के अंदर। ऑलराइट, ओके, सो अब देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, आपके पास कंडीशन होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सो इसमें इफ़ आता है, इफ़ एल्स आता है और एल्स आता है। तो इफ़ एल्स इफ़ ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं सी के अंदर। तो पहले इफ़ देखते हैं हम लोग, और हम लोग फ्लो भी देखेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं इफ़ लिखता हूँ और यहाँ पे देखिए कंडीशन में दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं मैनुअली टाइप कर सकता हूँ, ये एक बॉयलर प्लेट कोड मेरे लिए जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंडीशन देता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, सो क्या प्रिंट कर दीजिए, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, यही प्रिंट कर देते हैं, या फिर ट्रू आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मीनिंगफुल मैसेज दे रहा हूँ। ओके, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। ऑलराइट, सो ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो भी कंडीशन है वो अगर ट्रू रहेगी तो ही वो इस प्रिंट एफ के अंदर चीज़ों को प्रिंट करेगी। एक बार रन करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये सही है, मतलब तभी ये प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये फ्लो समझिए आप, तो ये सही है तो ये प्रिंट हो रहा है। मान लीजिए ये गलत हो गया, लेट से इसे मैं चेंज कर देता हूँ, 5 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2, गलत हो गया ना ये कंडीशन, तब कंट्रोल को कहाँ जाना चाहिए आप देखिए। रन करते हैं तो कुछ नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि एल्स पार्ट में मुझे वो कंडीशन बनानी पड़ेगी कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है इफ़ वाली तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एल्स लिखता हूँ, तो एल्स के अंदर यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे कि दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा करके। ओके, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा मैंने मैसेज दे दिया। तो अब अगर ये इफ़ वाली कंडीशन गलत होती है तो एल्स पार्ट में आके वो मैसेज को प्रिंट कर देगा। यूज़र को पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप कुछ मैसेज नहीं देंगे तो यूज़र को लगेगा कि प्रोग्राम गलत है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग, आप जो कंडीशन लगाए ऊपर वो गलत है। ओके, तो इस तरीके से फ्लो होता है। आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन, छोटा सा कंडीशन लेकर आपको समझा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे लेट्स से आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है तो आप एल्स इफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो जितने, अगर आप थाउजेंड्स कंडीशन आपके पास एक प्रोग्राम में, सो आप एल्स इफ जितना बार भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एट लास्ट आपको एल्स यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो एक कंडीशन दे देते हैं ये, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, या कुछ भी, यस यस 55 इज़
इक्वल्स टू 55 ऐसा मीनिंगफुल मैसेज दे देते हैं। ओके, सो अब रन करते हैं तो देखिए मुझे क्या आउटपुट मिलता है। ओके, सो यहाँ पे रन करते हैं, स्क्रीन को साफ करते हैं एक बार और रन करते हैं। सो यहाँ पे मुझे मिल रहा है यस 55 इज इक्वल्स टू 55। क्यों? क्योंकि इफ वाला कंडीशन गलत हो गई तो कंट्रोल वहाँ जाएगा ही नहीं, एल्स इफ में आ जाएगा, एल्स इफ के अंदर जो भी मैसेज उसको प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे एल्स वाला भी तब मैसेज प्रिंट होगा जब ये एल्स इफ वाला कंडीशन फॉल्स होगा। होप आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करता है, उसका फ्लो बेसिकली समझना है आपको। ओके, किसी भी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट का फ्लो आपको समझनी चाहिए। ओके, आप प्रोग्राम प्रॉब्लम तो बना ही लोगे, आपको पता चलना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं लूप कैसे चलाएंगे सी के अंदर। सो लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो लूपिंग इन सी, तो वाइल लूप है हमारे पास, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है। तो ये 3 लूप हमारे पास है। तो पहले देखते हैं वाइल लूप। तो लूपिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब हम लोगों को चीज़ें बार बार प्रिंट करवानी पड़ती है, तो हमें वहाँ पे लूप की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग एक कंडीशन डाल देंगे और फिर वो एक फिक्स टाइम में इटरेट होते रहेगा। तो पहले वाइल लूप देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल, एक कीवर्ड है जिससे हम लोग वाइल लूप बनाएंगे और एक कंडीशन डालते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ऐसा कर देते हैं। बट उससे पहले आई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। ओके, ये इनिशियलाइज करना ज़रूरी है वरना गार्बेज वैल्यू मिलेगा मुझे। तो मैं आई को 0 कर लेता हूँ, फिर आई एक कंडीशन लगा देते हैं आई इज़ लेस देन 10 और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं आई की वैल्यू को सिंपली। तो आई अगर मैं प्रिंट करता हूँ %d से, तो यहाँ पे रन करते हैं हम लोग और आई प्लस प्लस कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं आई प्लस प्लस नहीं करता हूँ तो लूप इन्फिनाइट में चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाइल लूप हो गई, छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने लिया। और यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगी कंसोल पे वैल्यूज़ आई की। एक बार रन करके देखते हैं। ओके, रन करते हैं एक बार, तो देखिए 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो रही है। अगर आप इक्वल टू लगा दें तो आपको 10 भी मिल जाएगी वहाँ पे जो कंडीशन हम लोग ने लगाया है। ओके, यहाँ पे अगर इक्वल टू कर दें तो मुझे 10 भी मिलेगी क्योंकि लास्ट वाला कंडीशन भी सही हो जाएगा, तो मुझे 10 मिलेगा। देखिए 10 मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से लूप काम करता है। तो ये वाइल लूप हो गई और बहुत ही सिंपल है यूज़ करना। तो ये छोटा सा कंडीशन हम लोग लिया है और डू वाइल लूप करना है आपको यूज़ करना, तो आप सिंपली इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे डू कीवर्ड लिख दीजिए। इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, ये बताता है कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट। और यहाँ पे डू लगा देंगे तो ये डू वाइल हो जाएगी। हालांकि डू वाइल कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, फॉर और वाइल लूप ही यूज़ होते हैं। इससे भी सेम आउटपुट आने वाला है, तो देखिए सेम आउटपुट है। ओके, और यहाँ पे अब देखते हैं फॉर लूप। तो बहुत ही सिंपल है दोनों को यूज़ करना, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ऑलराइट, सो होप आपको समझ में आया होगा कैसे लूप को यूज़ करते हैं। ओके, इसे कमेंट करते हैं और अब फॉर लूप देखते हैं। ओके, सो फॉर लूप तब चलाते हैं जब आपको पता हो या फिर नहीं पता है कि कितना इटरेशन होगा, तो आप फॉर लूप चला सकते हैं। तो एक बॉयलर प्लेट कोड मेरे लिए जनरेट हो गया है। यहाँ पे मैं 10 तक रैंडमली प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए आप डायनेमिक इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं वैल्यू को, आई की वैल्यू को डी कर देते हैं, देन आई। तो ये हो गया और ये कंडीशन सही होगी, आई की वैल्यू 0 और ये कंडीशन सही होगी तो फिर 0 को प्रिंट करेगा, फिर ये लूप वापस चला जाएगा, फिर 1 हो जाएगी, 2 3, ये इटरेट होते रहेगा। तो फिर भी मुझे 0 से लेकर 9 तक रिजल्ट मिलेगी। रन करते हैं एक बार, देखिए 0 से लेकर 9 तक रिजल्ट मुझे मिल रही है। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल लिया हूँ ताकि आप लोगों को फ्लो समझा सकूँ लूपिंग का। ओके, सो आप नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। कोई भी डेटा अगर प्रिंट करवाना हो आपको मल्टीपल टाइम्स या फिर मोर देन 1000 टाइम्स, ओके, सो आप लूप का यूज़ कर सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लूप कैसे यूज़ करेंगे सी के अंदर। और आपके पास चॉइसेस हैं फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, तो तीनों में से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट का मतलब है, आपको पता होगा, कोई भी चीज़ जो चेंज ना हो। तो आप वेरिएबल को ऐसा कॉन्स्टेंट बना सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल मैं बनाऊं और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, सो कोई भी डेटा टाइप आप ले सकते हैं, जैसे हम लोग पाई की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 3.14159 और भी वैल्यू होती हैं। तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप इस तरीके के वैल्यू, मतलब मैं मीनिंगफुल एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ओके, मतलब उसकी वैल्यू जो है उसको चेंज नहीं कर सकता कोई, मैं ये चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दूंगा, तो वो वेरिएबल क्या हो जाएगी, डबल जो है, ये जो डेटा टाइप लिया है हम लोगों ने, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एरर देखने को मिलेगा। सो देखिए यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आपको ये आउटपुट देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, अब अगर आप चेंजेस करना चाहें इस वैल्यू में तो ऑफकोर्स आपको एरर मिलेगा। ओके, सो एक बार मैं फिर से रन करता हूँ, मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू को चेंज करता हूँ क्योंकि पाई वेरिएबल वो ऑलरेडी डिफाइंड है कांस्टेंट, और यहाँ पे मैं लेट्स से 22/7 कर देता हूँ। कुछ भी वैल्यू अगर आप डालना चाहो दैट इज़ एरर। देखिए यहाँ पे रेड मार्क आ गया है और ये एरर बता रहा है आपको। ओके, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन भी है। राइट, सो इस तरीके से आप कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट, मतलब एक कैरेक्टर इनपुट कैसे लेंगे यूजिंग गेट कैरेक्टर मेथड। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर और एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ए या फिर सी ले लेते हैं फॉर कैरेक्टर सी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट कैरेक्टर। एक बिल्ट इन मेथड है जो आपको एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए अलाउ करता है। ओके, सो गेट कैरेक्टर की मदद से हम एक इनपुट करेंगे और वो सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और वेरिएबल किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, लिखता हूँ योर लेटर इज, और यहाँ पे स्पेसिफायर दे देता हूँ %c। एक्चुअली ये इसलिए देते हैं ताकि रन टाइम पे जब वैल्यू प्रिंट हो तो वो वैल्यू को होल्ड करके रखता है। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c या %d जो भी हम लोग लगाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए c यहाँ पे मैंने पास कर दिया हूँ। मैं कोई कैरेक्टर अगर लिखता हूँ यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने n एंटर किया तो ये लेटर इज़ n। तो ये गेट कैरेक्टर जो पहले से डिफाइन किया मेथड है, इसकी मदद से भी आप कैरेक्टर को इनपुट करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। ओके, आप स्कैनफ अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कैरेक्टर ले सकते हैं, ऐसा इनपुट करवा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब एक बेसिक सा प्रोग्राम देखते हैं, प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम। एडिशन करते हैं 2 नंबर का, बेसिक है। ओके, सो 2 नंबर इनपुट करवा लेते हैं और सिंपली एडिशन का प्रोग्राम लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बट सी लैंग्वेज पढ़ने का रीज़न, मतलब पर्पस ये होना चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग में लॉजिक सीखें कि लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं। ओके, इसीलिए सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, और मैं बिल्कुल बेसिक बात करूँगा, एकदम ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ। ओके, ताकि चीज़ें समझ में आए आपको और कैसे काम करती हैं इसके अंदर सभी चीज़ें, उसके बारे में आप लोगों को पता चल सके। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं %d लिखता हूँ, फिर %d लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं एंड %num1 फिर एंड %num2। ओके, तो ये 2 इंटीजर मैं ले सकता हूँ। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, बट मैं एक ही में कर रहा हूँ। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ num1 फिर स्कैन फिर इंटर द वैल्यू ऑफ num2 देन स्कैन ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सिंपली। ओके, सिंपली आप num1 प्लस num2 भी कर सकते हैं, या फिर आप तीसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं। ओके, बट अब मैं वेरिएबल वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने प्रिंट नहीं लिखा इसलिए ये एरर आ रहा है मुझे। ऑलराइट, ये हो गया। अब रन करते हैं, 2 नंबर इनपुट करवा लेते हैं और आप आउटपुट देखिए यहाँ पे द नंबर इज़ इतना, जो भी सम है यहाँ पर इसका, ये आगे बेसिक सा प्रोग्राम है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स कितनी तरह के होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सो बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, बट हम लोग बेसिक बात करेंगे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर की। ओके, सो बेसिक होते हैं प्लस, माइनस, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो। ओके, अभी हम लोग प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, तो चलिए 2 नंबर ले लेते हैं यहाँ पे और इस पे हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो 2 नंबर पहले यूज़र से ले लेते हैं। ओके, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, और एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं जो कि इंट टाइप का होगा ताकि रिज़ल्ट को स्टोर करवा सके। ऑलराइट, ये मैंने ले लिया और एक मैसेज दे देते हैं कि एंटर द नंबर और एंटर द 2 नंबर, ऐसा मैंने मैसेज दे दिया। ऑलराइट, और इसे स्कैनफ से मैं एक्सेप्ट कर लूँगा यूज़र से रन टाइम पे। ऑलराइट, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ और बेसिक बता रहा हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए बिल्कुल बेसिक से। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्कैनफ नॉट num1, स्कैनफ से हम लोग दोनों नंबर की वैल्यू ले लेते हैं। ऑलराइट, ये %d लिखा मैंने 2 बार, और एंड %num1 लिखते हैं, फिर एंड %num2 लिखते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस।
ओके, पहला ऑपरेशन है प्लस एडिशन। सो दो नंबर का एडिशन कर सकते हैं, तो एक तरह का ऑपरेटर है ये। प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, दो नंबर को जोड़ रहा है। ओके, तो ये बेसिक है। सो यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट करवा सकते हैं रिजल्ट्स को जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। तो रिजल्ट इज %d करता हूँ क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ऑलराइट, और रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं। ऑलराइट, ये मैंने प्रिंट एफ यहाँ पे नहीं लिखा इसलिए एरर आ रहा है। ऑलराइट, अब रन करते हैं। तो देखिए मैं दो नंबर एंटर करता हूँ तो आपको एडिशन मिलेगी। यस, देखिए। ऑलराइट, अब इनटू कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ऑलराइट, आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ओके, और ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे चार बेसिक ऑपरेटर हैं। मॉड्यूलो भी होता है। ओके, परसेंट का साइन होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए रिजल्ट मिल रहा है आपको। ऑलराइट, ये नेगेटिव भी मैंने कर लिया। और अब कर लेते हैं डिवीज़न। सो इसके लिए एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, तो इसके लिए दो नंबर इनपुट करते हैं। ऑलराइट, तो ये भी देखिए हो गया डिवीज़न। ओके, और अब बात कर लेते हैं मॉड्यूलो की। मतलब जब डिवाइड करने से कुछ रिमेनिंग बचता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओके, सो ये परसेंट का साइन होता है और दो नंबर में एंटर करूँ तो आपको देखिए यहाँ पे मॉड्यूलो मिल रहा है। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर क्या होता है सी में, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, किसी भी दो नंबर पे। ओके, जैसे प्लस माइनस किया हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन किया। ऑलराइट, सो ये ऑपरेटर हो गया, बेसिक ऑपरेटर। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शन की। सो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज का, स्पेशली सी। जब आप अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो फंक्शन आपको आनी चाहिए। जैसे ये मेन जो है ना, ये एंट्री पॉइंट होता है आपके प्रोग्राम का, जैसे मैंने बोला। और ये रिटर्न करता है कुछ वॉइड या इंट, रिटर्न टाइप होती है। सो कोई फंक्शन को हम तब बनाते हैं जब किसी स्पेसिफिक ब्लॉक को हम लोगों को रन करना हो। और फंक्शन बनाना एक बेटर प्रैक्टिस माना जाता है रादर दैन कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब एकदम से कोड लिखना मतलब इररिलेवेंट, ऐसा नहीं है। मतलब कोड आपको फंक्शन, मतलब फंक्शन आप बनाते हैं तो बेटर हो जाता है रीडेबिलिटी। ओके, मतलब आप जैसे एडिशन का बना रहे हैं तो एडिशन का फंक्शन बना दीजिए आप, और उसके अंदर जो भी कोड आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो एक बेटर प्रैक्टिस होता है और कन्वीनियंस होता है कि आपने बनाया है क्या है। ओके, लेट्स से अगर आपको 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना हो तो फंक्शन इज़ अ बेटर प्रैक्टिस टू यूज़। ओके, सो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्पेसिफिक ब्लॉक होता है और इसके अंदर खास कोड लिखे रहते हैं, और इसे जब हम कॉल करते हैं तब वो खास कोड रन होता है। ओके, सो यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं हम लोग फंक्शन के। सो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट्स से स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो स्क्वायर का ऐसा हम लोग कर लेंगे, और कोई भी रिटर्न टाइप देना हो तो मैं वॉइड दे दूंगा या इंट दे दूंगा। ओके, सो कुछ भी रिटर्न टाइप आप दे सकते हैं एज पर योर नीड। ओके, सो यहाँ पे मैं इंट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ। अच्छा, पहले आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि किस तरीके का फंक्शन आप बनाना चाह रहे हैं। ओके, सो उसके लिए यहाँ पे मैं एक प्रोटोटाइप दूंगा कंपाइलर को। ये मैं स्क्वायर नाम का फंक्शन बना रहा हूँ और ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, ये एक इंटीजर नंबर लेगा एज अ आर्गुमेंट। तो ये मैंने कंपाइलर को पहले बता दिया, क्योंकि जब वो फंक्शन को रन करेगा तो उसको फंक्शन का प्रोटोटाइप मिलना चाहिए, तो वो हम लोगों ने डिक्लेरेशन कर दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो मेन फंक्शन के बाहर मैंने डिक्लेरेशन कर दिया। ओके, और अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग लेट्स से स्क्वायर हम लोग बना रहे हैं तो कुछ कुछ वेरिएबल्स मुझे चाहिए, तो मैं एक्स ले लेता हूँ, रिजल्ट ले लेता हूँ। ओके, ये दो वेरिएबल रिसेंटली मुझे चाहिए, ये मैं ले लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, डायनेमिकली या फिर स्टैटिकली आप ले सकते हैं। मैंने एक्स इक्वल्स टू 5 असाइन कर दिया। ओके, मुझे 5 की स्क्वायर चाहिए और इसे मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा और मैं लिखूँगा स्क्वायर और उसमें एक्स पास कर दूंगा। तो ये जो 5 है ये स्क्वायर नाम के फंक्शन में चले जाएगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होने के बाद हम लोग सिंपली प्रिंट करवा देंगे उसको। बट अभी हम लोगों ने लॉजिक नहीं लिखा है कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो अभी हम लिखेंगे। ऑलराइट, डोंट वरी। यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज,
और इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में होगा। यहाँ पे मैं पास करता हूँ रिजल्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर का लॉजिक बताना पड़ेगा। ओके, सो अभी मैं रन करता हूँ, देखिए एक एरर है। ओके, क्योंकि अभी हम लोगों ने लॉजिक नहीं बनाया, हम लोग तो सिर्फ डिक्लेरेशन किया, कंपाइलर को बताया है कि मैं स्क्वायर नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, उसका रिटर्न टाइप इंट है और वो एक इंटीजर नंबर पास कर रहा है एज ए आर्गुमेंट। तो इसकी बॉडी हम लोग मेन फंक्शन से बाहर बनाएंगे। तो देखिए बॉडी ये हुआ। तो बॉडी के लिए भी आपको यहाँ पे ये जो ऊपर आपने डिक्लेरेशन किया है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लॉजिक लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ इंट टाइप का y। ओके, और इस y वेरिएबल में हम रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं और सिंपली रिटर्न कर देंगे y को, क्योंकि y में जो सॉरी नम इंटू नम किए, इसका मतलब क्या, स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो y नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और y को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, तो चलिए एक फ्लो देख लेते हैं। तो जैसे ही ये कंपाइल होगा, ओके, सी लैंग्वेज में कंपाइलर होती है जैसे मैंने बताया आपको। सो कंपाइलर आपके इस कोड को इंटरमीडिएट कोड में चेंज करती है और फिर मशीन आपके कोड को समझता है। तो ये प्रोटोटाइप हुआ फंक्शन का। ओके, कंपाइलर के लिए कि आप इस तरीके का फंक्शन बनाना चाह रहे हो, तो इसको हम लोग मेन फंक्शन के बाहर बनाएंगे। ओके, ये डिक्लेरेशन हुआ। ऑलराइट, और ओके, सो ये हम लोग बना दिया है प्रोटोटाइप कंपाइलर के लिए, ताकि उसको समझ में आ जाए कि किस तरीके का फंक्शन हम लोग बना रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं कुछ ज़रूरत पड़ने वाली वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लॉजिक लिखा हूँ कि स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, और हम लोगों ने एक्स की वैल्यू रन टाइम पे आप ले सकते हैं, डोंट वरी। ओके, बट मैं यहाँ पे तब तक के लिए 5 ले लिया हूँ। ओके, और ये 5 यहाँ जाएगी और स्क्वायर नाम के फंक्शन को ढूंढेगी कंपाइलर, तो यहाँ पे उसको बॉडी मिल जाएगा और उस बॉडी में जो भी एग्जीक्यूशन होना है, जो भी कोड लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम लोग वाई को रिटर्न करवा दे रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स आपको 2 पास कर देते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 4। ओके, जो भी पास करे आपको डायरेक्टली आपको आउटपुट मिल जाएगी। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या है और क्यों फंक्शन को यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप बिना फंक्शन के इसको लिखोगे तो थोड़ा सा कोड लेंदी होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो फंक्शन बनाना एक बेटर प्रैक्टिस माना जाता है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है एज ए प्रोग्रामर, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो। ऑलराइट, लेट्स से आप मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हो, तो मैं एक वाई भी पैरामीटर पास कर देता हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ना निकाल के सम निकालता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सम लिखता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई पास करना पड़ेगा, 2 नंबर मुझे पास करना होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं वाई की वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 2 किया हुआ है यहाँ पे, और वाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ कुछ भी 4 5 कुछ भी ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 4 ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे वाई वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऑलराइट, और मुझे रिज़ल्ट की ज़रूरत है, तो यस रिज़ल्ट तो हो गया। अब ये जो लॉजिक लिखेंगे हम लोग, और ये मैसेज में मैं चेंज करता हूँ, एडिशन कर देते हैं। ओके, एडिशन ऑफ अ नंबर इज, और ये रिजल्ट, ये हो गया। सो 2 नंबर का एडिशन हम लोग कर रहे हैं, उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे सिंपली इंट एक्स और इंट वाई कर देंगे और सिंपली रिटर्न कर देंगे एक्स प्लस वाई को ऐड करके। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। ओके, एडिशन का, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हटाते हैं पूरा। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एडिशन का लॉजिक, सिंपली एक्स प्लस वाई लिखते हैं। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, या फिर आप x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, और जो भी वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर है उसको रिटर्न करवा दीजिए। तो यहाँ पे x में हो रहा है रिटर्न, तो मैं लिखता हूँ रिटर्न x। तो फंक्शन से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फंक्शन बनाने का मतलब है कि आप फंक्शन से कुछ चाह रहे हैं। ओके, सो हम लोग क्या चाह रहे हैं, एडिशन, तो x नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यस, यहाँ पे मुझे सम देना चाहिए था। अब मैं रन करता हूँ तो देखिए आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फंक्शन की मदद से आप मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और बॉडी कैसे बनाते हैं और डिक्लेरेशन कैसे करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब बात करेंगे रिकर्सिव फंक्शन की। ओके, सो रिकर्सिव फंक्शन क्या होती है, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करती है हर बार। ओके, सो उसे रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने फंक्शन देखा कैसे बनाते हैं फंक्शन सी के अंदर। ओके, और यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको समझाऊंगा रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। जैसे डेफिनेशन मैंने बोला,
अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ एवरी टाइम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक फंक्शन खुद को कॉल करता है बार बार। ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं किसी भी नंबर का यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग पहले बताएंगे प्रोटोटाइप कंपाइलर को कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ नम, मतलब जिस भी नंबर का मुझे फैक्टोरियल चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे इस तरीके से इंटू करके हम लोग निकालते हैं फैक्टोरियल। तो हर एक स्टेज में फंक्शन खुद को कॉल करेगा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग समझेंगे। तो ये क्या हुआ, फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, किस तरीके का फंक्शन हम बना रहे हैं पहले हम लोगों को कंपाइलर को बताना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पे जरूरत क्या है हम लोगों को, जैसे कुछ वेरिएबल मुझे चाहिए, लेट्स से मैं x को 5 ले लेता हूँ, 5 का मुझे फैक्टोरियल चाहिए, और यहाँ पे मैं रिजल्ट प्रिंट करता हूँ, लिखता हूँ मैं दी फैक्टोरियल इज या ऑफ परसेंट डी या फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे मुझे चाहिए, इज, यहाँ पे मैं लिखते हूँ परसेंट डी, यहाँ भी लिखूंगा। ऑलराइट, क्योंकि वैल्यू को मुझे होल्ड करना है, तो यहाँ पे x कॉमा, और यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल में देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंट नम, तो यहाँ पे हम लोग कोई नंबर पास कर देंगे। नंबर यहाँ पे क्या, x, क्योंकि नंबर हम लोगों ने x वेरिएबल में रखा हुआ है। ये हो गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। ओके, या फंक्शन का बॉडी बनाएंगे आप कह सकते हैं। तो हम लोग बाहर बनाते हैं बॉडी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट फैक्टोरियल, यही वाली चीज हम लोग को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि हम इस फंक्शन का बॉडी बना रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे लिखते हैं इंट नाम, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। तो लिखते हैं हम लोग इफ नाम इक्वल्स टू 1। देखिए रिकर्सिव फंक्शन में ना आपको एक बेस केस देना होगा। ये जो है ना, ये बेस केस है। ओके, ये क्या करता है एक्चुअली, आपकी प्रोग्राम को इन्फिनाइट लूप में जाने से रोकता है। ओके, लेट्स से कंडीशन, ये जो कंडीशन है कभी कभी फुलफिलमेंट नहीं होती, या फिर ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाता है कि आपकी लूप इन्फिनाइट में चली जाएगी, तो ये कंडीशन आपको इन्फिनाइट लूप में जाने से रोकता है, इतना आप समझिए। ऑलराइट, तो ये हो गई बेस केस। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, और इसका ये बंद हो गया। ऑलराइट, अब या फिर आप ये नहीं भी दे सकते, क्योंकि एक स्टेटमेंट के अंदर अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो आप ब्रैकेट नहीं लगा सकते। तो मैं सिंपली रिटर्न करता हूँ 1। ऑलराइट, अगर ऐसा नहीं है, नंबर की वैल्यू 1 नहीं है, फिर यूजर नम इनपुट 1 नहीं किया, तो क्या होगा, फैक्टोरियल निकाल दिया जाएगा। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं हम नम, या फिर जो नंबर है, और यहाँ पे इनटू, और फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लोग नम माइनस 1 पास कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, जब भी ये जो कंडीशन है, एक मिनट मैं पहले इसे ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे इसे करता हूँ, और यहाँ पे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, रिटर्न ये। तो यहाँ पे जैसे अगर नम की वैल्यू 1 हो गई तो सिंपली रिटर्न कर जाएगा 1। अगर नम की वैल्यू 1 नहीं है तो यहाँ पे नम क्या होगा, नम इंटू, या फिर जो भी नंबर, जैसे 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 तो 4, तो 5 इंटू 4, फिर लूप चलेगा, ये फिर कॉल करेगा अपने आप को। तो 5 इस बार नम कितनी हो जाएगी, 3, फिर 2, फिर 1, तो ये तो 5 ही रहेगी। लेट से जो भी जिस भी नंबर का हम लोग निकालना चाह रहे हैं फैक्टोरियल, वो यूजर इनपुट करेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो देखिए द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ऑफ कोर्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो हमें 120 मिलेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ, और अब मैं रन करूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे बोल रहा है द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आप रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। आप फिबोनाची सीरीज भी निकाल सकते हैं। ओके, जितने भी ये सब बेसिक्स हैं जो कि नियमता बनाना चाहिए रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया फंक्शन का। ऑलराइट, फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन की, जैसे x की वैल्यू मुझे चाहिए थी 5। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ मैसेज को कि फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। ओके, और यहाँ पे हम लोग बॉडी बना रहे हैं, तो ये बॉडी हो गया
बॉडी ऑफ दैट फंक्शन मीन्स फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये बेस केस डिफाइन किया जो कि आपको प्रिवेंट करेगा इनफाइनाइट लूप में जाने से, और नम की वैल्यू 1 नहीं होगी तो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इफ नम इक्वल्स टू 1, अगर नम की वैल्यू 1 हो गई तो सिंपली यहाँ पे ये वाला एल्स वाला पार्ट ब्लॉक रन कर जाएगा। ओके, तो होप आप समझ गए होंगे कि कैसे बना सकते हैं आप रिकर्सिव फंक्शन। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं एरे। सो एरे क्या होता है? सो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज दैट आर ऑल द सेम टाइप। यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ और आपको समझाता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। जैसे आपको स्टोर करना है इस तरीके का वैल्यू। ओके, सो आप क्या करते हैं? वेरिएबल बनाते हैं। कैसे? ऐसे बनाते हैं वेरिएबल आप। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं। फिर लेट से आपको बहुत सारे वेरिएबल चाहिए, नंबर स्टोर कराना है, तो आपको कितना वेरिएबल आप वेस्ट करोगे? और आपको पता है कि इंटीजर टाइप होता है 4 बाइट्स का, तो 4 बाइट्स मेमोरी में बहुत ज़्यादा मेमोरी वेस्ट होगी। और एक्चुअली एरे सी के अंदर डायनेमिक नहीं होता। ओके, सो वहाँ पे भी कुछ मेमोरी बर्बाद होती है, बट इसके कंपैरिजन में कम होती है। मतलब हर एक के लिए आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सिंपली एक एरे बना देते हैं सेम टाइप का। जैसे इंटीजर स्टोर करना है मुझे, तो इंटीजर टाइप का मैं बना दूंगा, और मुझे फ्लोट चाहिए तो फ्लोट टाइप का बना दूंगा। कोई भी डेटा टाइप का चाहिए तो एक ही तरह का डेटा टाइप का जो वैल्यू है उसको हम लोग एक नाम दे देंगे और उसको उस कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवा देंगे। सो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ एरे ऑफ स्कोर, यहाँ पे मैं अंडर स्कोर देना चाह रहा था। ओके, ये मैं मीनिंगफुल नाम रख रहा हूँ, एरे ऑफ अंडर स्कोर। ओके, ये मैंने दे दिया। ये अंडर स्कोर नहीं दे सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल विद दी, हाँ ठीक है ना, हम लोग बताते हैं। लेट से 10 मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन। तो ये हम लोगों ने एरे बनाया जो क्या स्कोर मतलब स्टोर करेगी स्कोर, लेट से मार्क्स हो सकता है या फिर क्रिकेट मैच का स्कोर हो सकता है। तो वहाँ पे 10 मेमोरी ब्लॉक बन जाएगी मेमोरी में, 10 ब्लॉक बन जाएगी मेमोरी में, और ये कॉन्टिग्युअस होता है, मतलब जस्ट एडजेसेंट में वैल्यू स्टोर होती जाएगी 0 से लेकर 9 तक। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ऑलराइट, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, सो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे सिंपली हम लोग करते हैं एरे कैसे बनाएंगे, और मतलब एरे की वैल्यू हम स्टोर कराएंगे और उसे फेच करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एरे, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ लेट्स से साइज ऑफ 5। ओके, और मैं एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि एंटर दी वैल्यू। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, और मैं फॉर लूप के थ्रू नंबर्स को लूंगा यूजर से रन टाइम पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, तो 0 से लेकर 4 तक हम लोग इटरेट करेंगे लूप को। ओके, तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, ये हो गई। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्कैन एफ, और यहाँ पे %d, और यहाँ पे क्या करेंगे ARR, और यहाँ पे आई पास कर देंगे। सो इससे होगा क्या, ये क्या बोल रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर टाइप इंट दिस बट द आर्गुमेंट इज, हाँ ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे एक एक करके हम लोग जो नंबर इनपुट करेंगे वो यूजर से रन टाइम पे करेंगे। और अब इसे उठा के हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं उठा के, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक मैसेज दे देते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रिंट द मैसेज, वी आर गोइंग टू प्रिंटिंग द एरे एलिमेंट, और एक लाइन ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, \n लगा देते हैं, और यहाँ पे फिर और यहाँ पे हम लोग एक और लूप चलाते हैं, और यहाँ पे इसको भी 0 स्लाइस करते हैं, सेम लूप चलेगा। ओके, और
यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं मुझे, 5, देन आई की वैल्यू मैं प्लस कर देता हूँ, मतलब इंक्रीज कर देता हूँ, ये हो गई। और यहाँ पे स्कैन एफ ना लिख करके प्रिंट एफ लिखते हैं, और %d मैं करता हूँ, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा देना पड़ेगा, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या करना है, ARR वैल्यू हो गई ये प्रिंट, ओके। ऑलराइट, ये मुझे देनी पड़ेगी, यस। तो एक बार रन करके देखते हैं इसे। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे ये एंड % देना पड़ेगा, ओके। फिर से रन करते हैं इसे। तो इंटर द वैल्यू, तो लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5 4, ऐसा मैं कर दिया। और मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए वी आर गोइंग टू प्रिंटिंग द एरे एलिमेंट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 आ चुका है। फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टैब दबा देते हैं, मतलब /t, जैसे /n करते हैं फॉर लाइन ब्रेकिंग, /t करेंगे। ये स्केप सीक्वेंस में बात कर चुका हूँ, ओके। ये टी करने से क्या होगा, टैब हो जाएगा। तो अगर मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे कोई रैंडम 5 वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से वी आर गोइंग टू प्रिंटिंग द एरे एलिमेंट। तो देखिए हम लोग क्या किया, एरे को रन टाइम पे इनपुट करवाया और उसको प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, ओके। ऑलराइट, सो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक तरीका है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप को एक यूनिट में बाइंड करके रखना, ओके। सो और इसे हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये हम लोग खुद का डेटा टाइप बनाते हैं इसमें, ओके। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ओके, और इसे हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नाम दे देता हूँ इस स्ट्रक्चर का, और इसके अंदर कुछ लॉजिकली रिलेटेड मैं मेंबर्स रखता हूँ। लेट्स से एक स्टूडेंट का आईडी होता है, ओके, मान लेते हैं। मैं कुछ रिकॉर्ड्स लेता हूँ यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे लेते हैं एज ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे नेम ले लेते हैं 25 कैरेक्टर का स्टूडेंट का, ओके। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हुआ स्ट्रक्चर का, ओके। सो स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे और उसका नाम देंगे और उसके अंदर मेंबर्स को बनाएंगे। अब इसके अंदर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें इस स्ट्रक्ट जो स्ट्रक्चर है इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे S1 दे दिए। आप यहाँ पे जितने भी चाहें वो वेरिएबल बना सकते हैं, ओके। फिलहाल एक ही बात करते हैं और इस वेरिएबल को यूज़ करके इसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे कैसे करेंगे, सो यहाँ पे एक लिखते हैं प्रिंट एफ, यूज़र से पूछ लेते हैं। मैं बोलता हूँ इंटर, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ओके। मैं एक ही में कर रहा हूँ, इंटर ID एज एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट, ओके। यहाँ पे मैं एक /n दे देता हूँ, ऑलराइट। और यहाँ पे स्कैन एफ लिखते हैं, ऑलराइट। और यहाँ पे मुझे %d करना पड़ेगा फॉर ID, %d करना पड़ेगा फॉर एज, एंड %s करना पड़ेगा फॉर स्ट्रिंग। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में बात कर चुका हूँ, ओके। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर को लेंगे रन टाइम पे, नंबर नहीं ID को, ओके। सो यहाँ पे ID कैसे लेंगे हम लोग, S1.id, क्योंकि इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें इस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं सी के अंदर, ओके। फिर यहाँ पे एज के लिए एंड % क्या लेंगे हम लोग, S1.age, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नेम के लिए, तो S1.name। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे एंड % नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है नेम, और ऑलराइट। सो ये हो गया, ये हम लोगों ने इनपुट पूछ लिया। अब प्रिंट करवा लेते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज %s, ऑलराइट। और कॉमा लगाता हूँ फिर यहाँ पे मैं, एंड एज इज, यहाँ पे %d कर दे क्योंकि रन टाइम पे मुझे वैल्यू चाहिए। और फिर यहाँ पे लिखता हूँ एंड, यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ से एंड हटाते हैं, ओके। यहाँ पे कॉमा रहने देते हैं, एंड ID इज %d, ऑलराइट। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसे, ये हो गया, %d हो गई।
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा दूंगा और मैं लिखूँगा S1 डॉट, पहले मैं नेम फेच कर रहा हूँ। ओके यस, तो देखिए पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा नेम है, तो यहाँ पे नेम पास कर देंगे, फिर कॉमा S1 डॉट ID एज, सॉरी ओके, तो एज पास कर देते हैं, फिर S1 डॉट ID, तो ये तीनों मुझे मिल जाएगी। ओके, सो अब इसे एक बार रन करके देखते हैं, फिर हम लोग एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं gcc main डॉट सी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक एरर है। ओके, यहाँ पे मुझे एस यहाँ पे कैपिटल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर का नाम कैपिटल रखा हुआ है। ओके, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। और अब अगर रन करते हैं, सो यहाँ पे देखिए मुझे बोल रहा है एंटर द ID, तो मैं ID एंटर करता हूँ 1, एज 21 एंड नेम। ओके, तो देखिए द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज नित्या, एज इज 21 एंड ID इज 1। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर सी के अंदर। ओके, तो होप आप लोगों को समझ में आया हो कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे पहले हम लोगों ने डिफाइन किया स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से, और यहाँ पे हम लोग नेम दिया और उसके अंदर मेंबर्स बनाए जितने मेंबर्स मुझे चाहिए, और वेरिएबल बनाया ताकि इस स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स को एक्सेस कर पाए, और सिंपली यूजर से हम लोग पूछ लिए नेम, एज और ID और प्रिंट करवा दिया उसे। ओके, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखते हैं यूनियन क्या है। तो यूनियन और स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर इन मेंबर्स के लिए अलग अलग स्पेस लेता है मेमोरी में, बट यूनियन के साथ क्या होता है, वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करती है। तो उसके लिए भी हमारे पास यूनियन कीवर्ड है। ओके, तो उसको भी एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला, स्ट्रक्चर और ये यूनियन एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप है सी के अंदर। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या करता है, इन सभी मेंबर्स के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है, और यूनियन सेम मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ID, आप कोई भी टाइप ले सकते हैं, आप फ्लोट भी ले सकते हैं, डोंट वरी। ओके, मैंने यहाँ पे 2 इंट लिया और एक कैरेक्टर लिया है, जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर पे देखा। तो अगर मैं यहाँ पे यूनियन लिख दूँ, तो यूनियन का भी डिक्लेरेशन सेम ही होता है, इसी तरह से ही। ओके, और अब मैं आपको रन करके दिखाऊं। सो यहाँ पे देखिए मैं रन करता हूँ और आपको आउटपुट क्या मिलेगा वो देखिए। यहाँ पे मैं ID लिखता हूँ 1, एज लिखता हूँ 21 और नेम लिखता हूँ लेट से यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट इज नित्या आ रहा है, ये सही है। और बाकी एज इज, ये क्या जिब्रिस आ रहा है, देखिए ये क्या गार्बेज वैल्यू आ रहा है मुझे। और ID देखिए क्या, मैंने ID तो 1 दिया था और एज 21 दिया था। तो यहाँ पे ये नंबर रैंडम आ रहा है, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इस यूनियन में एक ही मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती है। तो लास्ट में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, नेम। तो इसलिए नेम मुझे एक्चुअली मिल रही है और बाकी इन दोनों के लिए गार्बेज वैल्यू मिल रही है। अगर मैं चाहूँ कि मैं ID को प्रिंट करूँ, तो मैं ID को एट लास्ट में लिख दूंगा और यहाँ पे ID लिख दूंगा। ओके, सो मुझे ID मिलेगी। ओके, सो एक्चुअली ये प्रूफ हुआ कि यूनियन जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करता है। तो एट अ टाइम आप किसी एक वेरिएबल का एक्चुअल वैल्यू देख पाओगे। हालांकि आप अलग अलग करके डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अलग अलग करके आप जैसे ID जो आपने इंटर किया उसको प्रिंट कर सकते हैं, एज को भी और नेम को भी अलग अलग। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि एक्चुअल जो यूज़ है यूनियन का वो मेमोरी मैनेजमेंट में होता है। ओके, हम लोग कैलॉग का मैलॉग पे आगे देखेंगे, बट आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि एज ए बिगनर आपको उतनी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर और यूनियन, तो ये क्या हुआ, एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप है जिसपे मेमोरी मैनेजमेंट होती है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया हो कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। और एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं। ओके, और दोनों का स्ट्रक्चर आता है। ओके, और ये डॉट जो है, डॉट लगा के हम लोग एक स्पेशल ऑपरेटर, डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसको हम लोग इस मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो होप आप लोग को समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में, स्पेशली आप जब सी पढ़ रहे हैं तब। ओके, जब सी आई थी तो उस समय डेटाबेस का कॉन्सेप्ट उतना नहीं था, या फिर उतना प्रख्यात नहीं था, तो या फिर कॉन्सेप्ट थी ही नहीं डेटाबेस की। तो वहाँ पे फाइल्स को मुझे हम लोगों को परमानेंटली स्टोर करना था हार्ड डिस्क में, या फिर किसी भी कंप्यूटर की बात करें तो फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। तो ये क्या करता है, आप जो भी फाइल, जैसे आप फाइल रन करते हैं, अपना जब सिस्टम को बंद करते हैं तो सारा चीज़ वैनिश हो जाता है। जैसे रैम में आके सब कुछ रन होती है, तो रैम तो क्या वोलेटाइल है ना, वो उड़ जाता है सारा डेटा उसमें। तो हम लोगों को लेट से वही फाइल पे कल काम करना हुआ, तो एक बार तो डेटा खत्म हो गई, तो उसको परसिस्ट करना पड़ेगा हम लोग को हार्ड डिस्क में। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग की।
इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स है, एफ ओपन, एफ क्लोज, पुट सी, गेट सी, पुट डब्ल्यू, गेट डब्ल्यू, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, इन सब का मैं अपने सोर्स कोड में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे फटाफट हम लोग फाइल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को। ये मैं इसलिए इंपोर्ट कर रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। ओके, सो फाइल के साथ काम करने के लिए आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा फाइल ऑफ पॉइंटर पी एफ। ये पी एफ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये पॉइंटर का साइन होना चाहिए। ऑलराइट, अब इस पी एफ में आपको यहाँ पे हमारे पास मेथड है एफ ओपन। इसका मतलब है कि फाइल को आप ओपन कर दिए। ओके, और आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है तो आप यहाँ पे पाथ दे सकते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम डायरेक्टरी में हूँ। ओके, इसलिए अगर आप सेम डायरेक्टरी में नहीं हैं तो आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक फोल्डर बना के काम करिए पर्टिकुलर फोल्डर में, उससे आपको पूरा पाथ नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल, क्योंकि ये फाइल मेरे पास नहीं है तो ये बना देगा मेरे लिए जब मैं इसे रन करूँगा। और यहाँ पे मैं इसे राइट मोड में खोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उसमें कुछ कंटेंट लिखना चाहता हूँ, राइट करना चाहता हूँ। ओके, सो बेसिकली 3 मोड होते हैं, अपेंड मोड, राइट मोड और रीड मोड। जब चीज़ों को देखना हो फाइल में क्या है तो रीड मोड का यूज़ करेंगे, लिखना हो तो राइट मोड का यूज़ करेंगे, और अपेंड करना हो, जोड़ना हो तो ए मोड का यूज़ करेंगे। और भी मोड होते हैं, बाइनरी मोड भी होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पे मुझे कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये जो फाइल है हमारा, ये अगर एम्प्टी हुआ तो यूज़र को कुछ मैसेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ़ पी एफ इक्वल्स टू नल। ये जो पी एफ में जो भी फाइल का कंटेंट है वो पी एफ नाम के वेरिएबल में आ रहा है, ऐसा आप समझिए। ओके, और ये क्या दिखा रहा है कि इस पी एफ के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे नेम हो सकता है, नंबर हो सकता है, ओके, पॉइंटर भी हम लोगों ने बात किया। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर देते हैं यूज़र को कि एरर अकर। ओके, और यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो इस एग्जिट का यूज़ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इस फाइल को इंपोर्ट किया है, तो ये एग्जिट मेथड इसके अंदर डिफाइंड है। ओके, इसलिए मैंने इंपोर्ट किया था। ऑलराइट, ये हो गया। अब अगर फाइल एम्प्टी नहीं है तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, ये ऑप्शनल आप दे भी सकते हैं, बट बेटर प्रैक्टिस है कि अगर फाइल में कंटेंट नहीं है तो यूजर को एक मैसेज मिल जाए भाई कि एरर है, आप इस कंटेंट को देख रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर कुछ नहीं है उसमें तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ, और लेट से यहाँ पे कुछ इंटर करा था, लेट से इंटर द नेम, या फिर किसी का नेम इनपुट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे मैं नेम वेरिएबल को लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं लेता हूँ कैरेक्टर ऑफ नेम, 25 कैरेक्टर ले लेते हैं। ओके, और अब क्या करते हैं, स्कैन एफ। ओके, और यहाँ पे %s। ओके, और यहाँ पे नेम कर देते हैं। ओके, तो नेम इनपुट कर लिया हम लोगों ने यूज़र से। नेम इनपुट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ प्रिंट एफ। ओके, और यहाँ पे पास करते हैं ये पी एफ। ऑलराइट, और यहाँ पे ये तो %s ठीक है, और यहाँ पे नेम पास कर देते हैं कॉमा लगा के। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये जो भी यूज़र सिंपली इस लाइन का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि फाइल में बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे एफ प्रिंटर फंक्शन क्या करेगा कि आपने जो नंबर इनपुट किया, या सॉरी ये जो भी इनपुट किया नेम, तो वो सीधे फाइल में राइट हो जाएगी। ओके, और ये राइट होने के बाद अब हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, जिस तरीके से डेटाबेस में कनेक्शन बनाने के बाद हम लोग कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे एफ क्लोज नाम से एक फंक्शन है, और इसके अंदर हम लोग पी एफ पास कर देंगे। ओके, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है फाइल का नाम। ऑलराइट, सो अब मैं रन करके दिखाऊँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मैं रन करता हूँ, रन हो चुका। देखिए बोल रहा है एंटर द नेम, तो जैसे मैं नित्य डालता हूँ तो देखिए मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला, बट यहाँ पे मैं आपको अपना डायरेक्टरी दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए फाइल नाम से एक फ़ाइल बना दिया है। ओके, इसमें आ गया है नित्य जो मैंने इनपुट किया। तो अब अगर मैं अपने सिस्टम को बंद भी कर दूं तो ये फाइल मुझे कल मिलेगी, तो ये हार्ड डिस्क में परसिस्ट हो रहा है। ओके, इसीलिए पढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग। होप आपको समझ में आया होगा कि फाइल में कंटेंट कैसे राइट करते हैं। ओके, आप रीड भी कर सकते हैं,
सो रीड करने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं scanf का यूज़ करूँगा। ओके, scanf। ओके, और यहाँ पे भी सेम चीज़ पास होंगी, और एक बार रन करके देखते हैं इसे। मैं लिखता हूँ नित्या, मुझे फाइल में कुछ नहीं मिल रही है क्योंकि ओके, यहाँ पे मुझे रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम लोग कंटेंट को रीड कर रहे हैं। तो देखिए मुझे फाइल में कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि लगता है मैंने ओवरराइड कर दिया। यस, यहाँ पे मुझे प्रिंट एफ करना पड़ेगा। ओके, अब रन करते हैं, और अब ये फाइल खोलने को देखिए यहाँ पे मुझे अब नित्या मिल रहा है। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे स्कैन एफ करता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं वैल्यूज को। सिंपली मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ। ओके, और अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे एंटर द नेम, तो नेम यहाँ पे है, और ये पे देखिए मुझे नेम मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंटेंट को रीड भी किया। ओके, बट मुझे इसे रीड मोड में ओपन करना चाहिए। एक बार फिर से रन करते हैं। ओके, इसलिए वो दो बार प्रिंट हो रहा था आई थिंक। ओके, एंटर द नेम अगर करता हूँ तो देखिए नित्य आ रहा है। ओके, सो अब ठीक है, ये रीड मोड में होना चाहिए क्योंकि हम लोग कंटेंट को रीड कर रहे हैं। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फाइल में चीज़ें कैसे लिखते हैं, राइट कैसे करते हैं। ओके, और उसको रीड कैसे करते हैं। आप यहाँ पर तो मैंने सिंपल नेम लिया, आप कुछ भी नंबर इनपुट जो भी रिकॉर्ड अगर रखना चाहते हैं किसी स्टूडेंट का, परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तब आप फाइल का यूज़ करें। ओके, तो होप फ्रेंड्स आप लोगों को सी लैंग्वेज की नॉलेज हुई कि बेसिक ही बात की है मैंने थ्रू आउट दिस वीडियो। ऑलराइट, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल आपको हमेशा मिलती रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।